अच्छी नींद के लिए अच्छी कहानी सुने और अच्छी कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर बार की तरह इस बार भी राजा विक्रम बैताल के पीछे गए, उसे पकड़ा और फिर अपने कंधे में लाद कर आगे बढ़ने लगे। सफ़र काफ़ी लंबा था, इसलिए बैताल ने राजा को एक नई कहानी सुनाई। ये कहानी है एक विधवा औरत और उसकी बेटी की। उस विधवा औरत का नाम था सोमवती और उसकी बेटी का नाम था रूपमती। उस विधवा औरत के पति के मर जाने के बाद उसके रिश्तेदारों ने उसकी सारी संपत्ति लूट ली और उस विधवा औरत और उसकी बेटी को दर दर के ठोकरें खाने के लिए अकेला छोड़ दिया। एक दिन जब वो दोनों माँ बेटी एक नगर से दूसरे नगर के लिए जा रहे थे, तब उन्होंने रास्ते में एक पेड़ के नीचे आराम करने का निश्चय किया। वो दोनों अभी उस पेड़ के नीचे आराम कर ही रही थी कि उसी क्षण एक सिपाही चोर को लेकर आता है और उसी पेड़ में उस चोर को बांधकर स्वयं कहीं जाने लगता है और जाते जाते वो ये बोलता है कि वो कुछ ही देर बाद पुनः आकर उस चोर को कारागार में लेकर जाएगा। उस चोर को देखते ही वह विधवा औरत और उसकी बेटी दोनों घबरा जाती है और उस वृक्ष के नीचे से किसी और वृक्ष की ओर जाने लगती है। तभी वह चोर उन दोनों से विनती करता है कि उसे बहुत प्यास लगी है, कृपया कर उसे पानी पिला दे। यह सुनकर रूपमती उस चोर को पानी दे देती है। चोर जैसे ही पानी पीता है, उसके बाद वह उस विधवा औरत से पूछता है कि आप दोनों की इतनी दयनीय स्थिति किस कारण हुई है। आप दोनों ही मुझे काफ़ी परेशान दिखाई देती हैं। ये बात सुनते ही वह विधवा औरत अपने साथ घटित हुई सारी घटनाएं उसे बता देती हैं। यह सुनकर चोर कुछ देर तो चुप रहता है, परंतु उसके बाद वह उस विधवा औरत से कहता है कि क्या आप अपने बेटी का विवाह मुझसे करना चाहेंगी। इतना सुनते ही उस विधवा औरत को उस चोर पर बहुत जोर का गुस्सा आ जाता है और इतने में ही वह सिपाही भी वापस आ जाता है। वह औरत सारी बातें उस सिपाही को बता देती है। सिपाही सारी बातें सुनकर उस चोर को फटकारता है और कहता है कि कुछ ही दिनों में तुम्हें फांसी लगेगी और तुम शादी करने की बात करते हो। इतना सुनकर चोर कहता है। तब चोर बड़े ही उदास स्वर में कहता है कि हाँ, मैं चोर हूँ और मैंने बहुत पाप कर्म किए हैं, परंतु अब जीवन के अंतिम क्षण में मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जीवन में भी कोई हो जो मरने के बाद मुझे याद करे और मुझे पानी दे सके। मेरा तो कोई बच्चा भी नहीं जिसे मैं चैन से देखकर मर सकूं। मैं तो मरने के बाद भी भूत बनकर भटकूंगा, मेरी आत्मा को शांति भी नहीं मिलेगी। यह सब सुनकर सिपाही उससे कहता है, हाँ, तू तो भूत ही बन के भटकेगा ना, इतने पाप कर्म जो किए हैं तुमने। इतना कहकर वह सिपाही वहाँ से चला जाता है और सिपाही के जाने के बाद चोर उस विधवा औरत और उसकी बेटी को अपने छुपाए धन का पता बताता है और उनसे कहता है कि अगर आप अपनी बेटी का विवाह मेरे साथ कर देती हैं तो मैं आपको अपने छिपाए हुए धन का पता बता दूंगा और मेरे मरने के बाद आप दोनों ही उस धन के साथ अपनी पूरी जिंदगी आराम से बिताना। चोर की बात सुनकर दोनों माँ बेटी सोच में पड़ जाती है और उसके बाद वह विधवा औरत अपनी बेटी की ओर देखती है। दोनों उस चोर से पूछते हैं कि आखिर तुम शादी क्यों करना चाहते हो। तुम तो कुछ ही दिन बाद मर जाओगे, फिर मैं अपनी बेटी का विवाह तुमसे क्यों करूं। ये सुनकर
चोर कहता है कि शादी के बाद मेरा जो बच्चा होगा वो मेरे मरने के बाद पिंड दान करेगा, जिससे मेरी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी और मैं भूत नहीं बनूंगा। और इतना ही नहीं बल्कि मेरे धन से आप दोनों का जीवन भी काफ़ी सुखमय व्यतीत होगा। इतना सुनकर वह विधवा औरत अपनी बेटी की शादी उस चोर से करवाने के लिए तैयार हो जाती है। दोनों की शादी होती है। शादी के बाद रूपमती को एक सुंदर सा बच्चा होता है। कुछ ही दिनों के बाद उस चोर को फांसी पर लटका दिया जाता है। रूपमती और उसकी माँ काफ़ी दुखी थे। इसी तरह कुछ महीने बीत जाते हैं और एक दिन अचानक उस विधवा औरत को चोर की बात याद आती है कि उसने उसे एक गुफा का पता बताया था। वो दोनों ही चोर के द्वारा बताए गए उस पते पर जाती है, परंतु वहाँ पर उन्हें कोई गुफा नज़र नहीं आता। तब वह विधवा औरत सोचती है कि उस चोर ने इन दोनों को छला कि तभी अचानक उसकी नज़र एक छोटी सी गुफा में जाती है। वहाँ जाकर उसे एक रास्ता दिखाई देता है। उस रास्ते में जैसे वह प्रवेश करती है तो उसे वहाँ पे एक बड़ा सा पत्थर नज़र आता है। उस पत्थर को जैसे ही वो दोनों हटाती है, उन दोनों की आंखें चौंधिया जाती हैं। वहाँ पे सोना, चांदी, पैसे और कई हीरे जवाहरात रखे हुए थे। यह सब देखकर रूपमती बड़ा दुखी होती है और कहती है कि अगर ये पैसे नहीं मिले होते लेकिन मेरे पति जिंदा होते तो मुझे सब कुछ मिल जाता। मैं अब इस धन दौलत का क्या करूँगी। अपनी बेटी की बात सुनकर वह विधवा औरत उसे समझाती है कि अगर पैसा है तो सारी खुशी है और अगर पैसा नहीं है तो कोई भी खुशी नहीं। इतना सुनकर उसकी बेटी चुप हो जाती है और फिर दोनों वो सारे धन दौलत को लेकर एक नए शहर में बस जाती है। रूपमती, उसकी माँ और उसका बेटा अब तीनों ही एक नए शहर में अच्छी खासी खुशहाल ज़िंदगी जी रहे थे। वो तीनों की ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। उनके पास धन, दौलत और वो सब कुछ था जिनकी उनको ज़रूरत थी। एक दिन उस विधवा औरत की सहेली उसके घर आती है और उससे कहती है कि तुम अपनी बेटी रूपमती की दूसरी शादी क्यों नहीं करवा देती, अभी उसकी उम्र ही क्या हुई है। ये सब सुनकर वह जवाब देती है कि मुझे भी अपनी बेटी की दूसरी शादी तो करवानी है, परंतु मुझे एक ऐसा लड़का चाहिए जो घर जमाई बनकर रहे। फिर कुछ दिनों बाद एक साहूकार का लड़का उस विधवा औरत के घर आता है, जिसके सामने वो अपनी बेटी रूपमती के शादी का प्रस्ताव रख देती है। वह लड़का काफ़ी चालाक था। बड़ा घर और पैसे देखकर वो लालच में आकर शादी के लिए हाँ कर देता है। कुछ ही दिनों बाद जब उनकी शादी हो जाती है तो वह लड़का अपनी पत्नी रूपमती का विश्वास जीतने लगता है और जैसे ही उसे यह विश्वास हो जाता है कि उसने अपनी पत्नी रूपमती का विश्वास जीत लिया है, वो रात होते ही सारे गहने और पैसे लेकर भाग जाता है। जब यह बात उस माँ और बेटी को पता चलती है तो दोनों बहुत दुखी होते हैं। बेचारी वो विधवा औरत तो इस गम में मर जाती है और उसके बाद बेचारी रूपमती अपने बेटे के साथ किसी दूसरे शहर की ओर निकल जाती है। समय बीतता गया और रूपमती किसी तरह अपना गुजारा करने लगी। धीरे धीरे रूपमती का बेटा भी अब बड़ा होने लगा था। उन दोनों का जीवन काफ़ी कष्टमय हो गया था। एक दिन इसी तरह जब दोनों माँ और बेटे रास्ते में भटक रहे थे कि तभी उन दोनों की नज़र एक राजकुमार पर पड़ती है, जिसको एक शेर ने अपने पंजे से दबोच रखा था।
रूपमती का बेटा बड़े ही मुश्किलों से अपनी जान पर खेलकर उस राजकुमार को शेर से बचा लेता है, लेकिन अफसोस तब तक राजकुमार की मौत हो जाती है। इसी बीच राजकुमार के पिता, जो कि उस राज्य के राजा थे, वहां पहुंचते हैं। अपने बेटे की मौत से वो काफ़ी दुखी होते हैं, लेकिन रूपमती के बेटे के साहस को देखते हुए राजा उससे काफ़ी प्रभावित होते हैं और उसे गोद लेने का फैसला लेते हैं। रूपमती और उसका बेटा अब महाराज के महल में ही रहने लगते हैं। रूपमती का बेटा देखते ही देखते राजमहल और राजा के सारे कार्यों को सीख लेता है और राजा के बेटे की जगह ले ली। राजा की उम्र बहुत ज़्यादा हो गई थी और कुछ वक्त बाद राजा की मौत हो गई। राजा ने मरने से पहले ही रूपमती के बेटे को सारा राजपाट सौंपकर उसे राजा बना दिया। उसके बाद रूपमती ने अपने बेटे से कहा, बेटे, पिता की मौत के बाद बेटे का यह कर्तव्य है कि वह पिता की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध और पिंडदान करे। यह बात सुनकर उसके बेटे ने कहा, हाँ माँ, मैं पिंडदान करूँगा। और फिर दोनों फल्गु नदी की ओर चल पड़े। वो लड़का जैसे ही नदी के तट पर पहुंचा तो वह अचंभित हो गया, क्योंकि वो जैसे ही पिंडदान के लिए झुका था उसे नदी में 3 हाथ दिखाई दिए। अब उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि वह उन तीनों में से किस हाथ में पिंडदान करे। इतनी कहानी सुनाने के बाद बैताल रुक गया और हर बार की तरह उसने राजा विक्रम से पूछा, बताओ राजा, उस लड़के का पिता कौन है? रूपमती का बेटा किसके हाथ में पिंड देगा? उसमें से एक हाथ उस चोर का है जिसके साथ रूपमती ने शुरुआत में शादी की। दूसरा हाथ उस साहूकार के बेटे का है जिसने धन के लालच में रूपमती से विवाह किया था। और तीसरा हाथ उस राजा का है जिसने रूपमती के बेटे को गोद लिया था और अपने बेटे की तरह रखा, उसे पाला पोसा बड़ा किया और एक राजा के रूप में उसे नई जिंदगी दी। राजा विक्रम बैताल की बात सुनकर थोड़ी देर चुप रहते हैं और उसके बाद वो बोलते हैं कि उस लड़के का पिता तो वो चोर ही था जिसने रूपमती से पूरे रीति रिवाज के साथ शादी की। दूसरा व्यक्ति वो साहूकार का बेटा तो लालच में आकर उसने रूपमती से शादी की थी। और जहाँ तक बात है उस राजा की, तो राजा ने भी अपने स्वार्थ के लिए ही रूपमती के बेटे को गोद लिया, क्योंकि उसका खुद एक ही बेटा था जो कि मर चुका था। सो उसने अपने राजपाट को सुचारू रूप से चलाने के लिए उसको गोद लिया और फिर उसे अपने बेटे के रूप में रखा। इस प्रकार से वो चोर ही था जो रूपमती का असली पति था और उस लड़के का पिता, क्योंकि उसने ही रूपमती के लिए बिना किसी स्वार्थ के मरने से पहले धन छोड़ा था, ताकि वो खुशी से और आराम से अपना जीवन बिता सके। यह सब सुनते ही बैताल बहुत खुश हुआ और वापस उड़कर घने जंगलों में चला गया। इस कहानी से सीख, बिना किसी स्वार्थ से किया गया काम कभी न कभी अच्छा फल अवश्य देता है। आज की कहानी कैसी लगी आपको? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसी प्रकार की रोचक कहानी के लिए मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। आज की कहानी में बस इतना ही, मिलेंगे अगली कहानी में। धन्यवाद।